परिसंचरण तंत्र के कार्य। परिसंचरण प्रणाली, जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस प्रणाली में एक केंद्रीय अंग होता है, हृदय, रक्त वाहिनियां तथा परिसंचरण द्रव्य जो कि रक्त होता है। चलिए परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण कार्यों को जानते हैं। परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन का वहन शरीर के विभिन्न अंगों में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जिसका कोई प्रयोग नहीं होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े में ले जाया जाता है, जहां से वे हमारे शरीर से नाक के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। यह दूसरे गैसों को भी ढोता है, जैसे नाइट्रोजन। रक्त सभी पोषण युक्त पदार्थों को सभी अंगों तक पहुंचाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न हार्मोन का उनके उत्पत्ति स्थल से कार्यस्थल तक परिवहन करता है। रक्त शरीर के ताप नियंत्रण में भी सहायता करता है। रक्त नियमित रूप से आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है, जो कि सामान्य तापमान और पीएच है, जिसे होमोस्टेसिस कहा जाता है। रक्त में विभिन्न तरह के रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें प्रत्येक का अलग कार्य होता है। जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों में ले जाता है। डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स एंटी एलर्जिक के रूप में कार्य करते हैं, जो घाव भरने तथा विषहरण में मदद करते हैं। बेसोफिल्स हिपेरिन जैसे थक्कारोधी का उत्पादन करते हैं तथा हिस्टामाइन भी पैदा करते हैं। न्यूट्रोफिल्स प्रकृति में फैगोसाइटिक होते हैं, यानी वे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले किसी भी रोग को घेर लेते हैं। मोनोसाइट्स कीटभक्षी के रूप में कार्य करता है, यानी वे बैक्टीरिया को खा लेता है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं और हमारे शरीर में सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। जब भी चोट वाली जगह पर रक्तस्राव होता है, तो प्लेटलेट्स मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त को जीवन की नदी भी कहा जाता है। हृदय हमारे शरीर का एक बड़ा पंपिंग अंग है, जो परिसंचरण के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। तो बच्चों, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं जो परिसंचरण तंत्र द्वारा क्रियान्वित होते हैं। अतः यह तंत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। रक्त के अवयव। रक्त सभी जंतुओं के परिसंचरण तंत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कल्पना कीजिए, रक्त में किस प्रकार के अवयव होते होंगे। रक्त में मुख्यतः दो प्रकार के अवयव होते हैं, रक्त कोशिका और रक्त प्लाज्मा। रक्त कोशिका मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स
श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC या ल्यूकोसाइट्स। पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। RBC उभयावतल लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है जो इन कोशिकाओं को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में लगभग 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर RBC पाया जाता है। RBC की तुलना में WBC की संख्या कम होती है। पूरे शरीर में इनकी संख्या 4000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर के बीच होती है। WBC को प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं कहा जाता है, यानी वे हमारे शरीर को संक्रमण और बाहरी जीवाणुओं से बचाता है। WBC मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में इसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। पट्टिकाणु ये कोशिकाएं रक्त को जमने की प्रक्रिया में सहायता करती हैं। इसका मतलब है कि जब भी किसी चोट के कारण हमारे शरीर के अंग से खून बहता है तो ये कोशिकाएं ही उस स्थान पर रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। सोचिए क्या होगा अगर ये कोशिकाएं काफी मात्रा में हमारे शरीर से कम जाए। हमारे शरीर से काफी खून बह जाएगा, उपरांत हमारी मृत्यु तक हो सकती है। अब एक और रक्त में उपस्थित अवयव है रक्त प्लाज्मा। यह पूरे रक्त का लगभग 45% योगदान देता है। ये रक्त का तरल भाग है जिसमें सभी रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाओं का योगदान लगभग 55% होता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लाज्मा मिलकर रक्त के मुख्य घटक बनाते हैं। उत्सर्जन प्रणाली के कार्य। बच्चों, हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग हैं जो उत्सर्जन प्रणाली के हिस्से हैं। उनके अंतर्गत किडनी, फेफड़े, यकृत, बृहदांत्र, त्वचा, पसीने की ग्रंथियां तथा वसा ग्रंथियां आती हैं। विभिन्न अंग के विभिन्न कार्य हैं, जैसे किडनी। यह शरीर से अतिरिक्त पानी और लवण को बाहर निकालता है। यूरिया, क्रिएटिनिन भी उत्सर्जित करता है। इस प्रकार यह रक्त के पीएच को भी नियंत्रित करता है। बात करें फेफड़े की, तो यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को 18 लीटर प्रतिदिन हटाता है। प्रतिदिन महत्वपूर्ण मात्रा में पानी निकालता है। यकृत शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों, जहरों तथा अन्य विषाक्त पदार्थों को विषमुक्त करता है तथा उन्हें विखंडित करता है। यह किडनी द्वारा छानने के उद्देश्य से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है।
यह वसा को विखंडित कर व्यवहारित करने के लिए तथा अपशिष्ट पदार्थों में तोड़ने के लिए पित्तरस का उत्पादन करता है। बृहदांत्र संपूर्ण शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करता है, अंततः उपयोग होने वाले पानी को अवशोषित करता है तथा ठोस पदार्थों को भी हटा देता है। त्वचा यह पूरे शरीर में पसीने की ग्रंथियों के माध्यम से पसीना निकालता है। पसीने में पानी, नमक, थोड़ी मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। वसामय ग्रंथियां सीबम की सहायता से स्टेरोल हाइड्रोकार्बन और मोम को हटा देता है। बच्चों, ये सभी अंग मिलकर एक अच्छा उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण है कि सभी अंग या तंत्र सामान्यतः सटीक रूप से कार्य करें, जहां वे मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर सके। यदि इन प्रणालियों में गड़बड़ी होती है तो इससे हमारे शरीर में अपशिष्ट का संचय हो सकता है या विषाक्तता हो सकती है और आसानी से कोई भी बीमारी हो सकती है। अतः उत्सर्जन प्रणाली हमारे शरीर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उत्सर्जन प्रणाली की खराबी। हम सब जानते हैं कि एक सामान्य उत्सर्जित तंत्र किस प्रकार काम करता है। जब यह सामान्य प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की खराबी आती है। यदि यह प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है तो विषाक्त पदार्थ नहीं निकलेंगे और अंततः इससे मृत्यु हो जाएगी। यदि इस प्रणाली का केवल एक हिस्सा विफल हो जाता है तो यह सिस्टम खराब हो सकता है, अर्थात विषाक्त पदार्थों को फिल्टर नहीं किया जा सकेगा और रक्त में जमा हो जाने के बाद रक्त शरीर के चारों ओर रोगों को स्थानांतरित कर देगा और अंततः इससे भी मृत्यु हो जाएगी। यदि सिस्टम खराब हो जाता है तो व्यक्ति को पसीना नहीं आ सकता है, इसलिए व्यायाम करते समय उस व्यक्ति को ठंडा करने के लिए पसीना नहीं आएगा और बाद में व्यक्ति जल्दी थक सकता है। हालांकि शरीर से पसीना निकल जाने से व्यक्ति जल्दी थक जाता है, अंततः शरीर में बहुत अधिक सोडियम होगा और इससे उच्च रक्तचाप और शरीर में अन्य समस्याएं होंगी। सिस्टम या तंत्र की खराबी विभिन्न बीमारियों का कारण बनती है। उनमें से कुछ हैं किडनी, नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस, किडनी में पथरी, किडनी खराब, यूरेटस, यूरेटोकल वेसिकोट्रल रिफ्लक्स, यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टाइसिस और ब्लैडर कैंसर, यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, अन्य मूत्रपथ के संक्रमण, यूटीआई और गठिया, ये सभी उत्सर्जन प्रणाली के खराब होने से होते हैं। पौधों में परिवहन। अब हम पौधों में परिवहन के बारे में जानेंगे। सभी वीडियो काफी रुचिकर हैं तथा इन वीडियो को आपको बार बार देखकर समझना चाहिए। पौधे अपनी जड़ों से जल ग्रहण करते हैं, मिट्टी के कणों से
खुद को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सभी जड़ों में एक जड़ टोपी होता है। जड़ों के सिरों पर बड़ी संख्या में कोशिकाएं होती हैं जो मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। अवशोषित जल की मात्रा मूल रोमों के समानुपाती होते हैं और जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं मूल रोम भी बढ़ते हैं और मिट्टी के नीचे अधिक क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। इससे पानी, खनिज और पोषक तत्वों का सेवन बढ़ जाता है। जड़ों में पाइप जैसी वाहिनी होती है जिससे पानी और खनिज पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रत्येक वाहिनी मोटी दीवारें और लंबी कोशिकाओं से बनी होती है जो जीवों को एक विशेष कार्य प्रदान करती है। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये ऊतक पौधे के भीतर एक नेटवर्क बनाते हैं और तनों, जड़ों, शाखाओं और पत्तियों में फैले रहते हैं। जाइलम पानी, पोषक तत्व, खनिज लवण को जड़ों से ढोता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधों को भोजन की जरूरत होती है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों को कर पाए। अभिकर्षण या खिंचाव बल से पानी और पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पानी तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं जिनकी काफी कम मात्रा भोजन बनाने के लिए व्यवहार होती है। पत्तियों की निचली सतह पर कुछ छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त पानी जलवाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ दी जाती है। रंध्रों द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से पत्तियों से जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अभिकर्षण या खिंचाव बल से पानी तथा पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। पानी तथा खनिज पत्तियों तक पहुंचते हैं और भोजन बनाने के लिए बहुत कम मात्रा में उपयोग करते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके माध्यम से जलवाष्प के रूप में अतिरिक्त पानी निकलता है। रंध्रों के माध्यम से पत्तियों से जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और वातावरण ठंडा हो जाता है। पौधे में चूसक बल विकसित होता है जब पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलने लगता है। इस बल का उपयोग अधिक पानी तथा खनिजों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चूसक अभिकर्षण बल को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के रूप में भी जाना जाता है। यह बल ऊंचे पेड़ों में भी पानी खींचने के लिए काफी होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों की मदद से पौधों से पानी को बाहर जाने से रोककर वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और जब ये बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 1 एकड़ में फैले मक्के के पौधे 4 लाख गैलन पानी वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं? गर्म हवा में अधिक पानी होता है जिससे पौधे में पानी की आवागमन के लिए एक बड़ा प्रेरक बल पैदा होता है।
जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। पौधे के सीमा की सतहों पर हवा की पतली परतें जो पत्तियों की सतहों पर आकर स्थिर हो जाती है, वायु की यह परत गतिमान नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन होने के लिए रंध्र से निकलने वाले जलवाष्प को इस गतिहीन परत के माध्यम से विसरित होकर चाहिए कि वह वायुमंडल में पहुंच सके, जहां चलती वायु द्वारा जलवाष्प को हटा दिया जाएगा। सीमा की परत जितनी ही बड़ी होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ही धीमी होगी। कुछ पौधे में रंध्र होते हैं जो पत्तियों की सतहों में धंसे होते हैं और सीमा की सतहों को बढ़ाते हैं और वाष्पोत्सर्जन को धीमा करते हैं। जैसे जैसे पत्तियों का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे सीमा की परतें बढ़ती जाती हैं। साथ ही वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय जलवायु के पौधे में अक्सर छोटे पत्ते होते हैं, जिससे उनकी सीमा की परतें वाष्पोत्सर्जन की दर के साथ पत्तियों को ठंडा रखती है। क्यूटिकल एक मोमी परत है जो जमीन के ऊपर सभी पौधों में होती है और पत्तियों से पानी की आवाजाही में बाधा के रूप में कार्य करती है। इससे पानी आसानी से नहीं निकल पाता। पत्तियों की सतह पर क्यूटिकल की परत जितनी मोटी होगी, वाष्पोत्सर्जन दर उतनी ही धीमी होगी। कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियां पौधों से पानी के आवागमन के लिए प्रेरक शक्ति पैदा करती हैं। दूसरे पादप पानी के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए पौधों की क्षमता को बदल देते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, मिट्टी का पानी, प्रकाश और हवा। जाइलम और फ्लोएम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने पौधे के परिवहन के बारे में जाना, अब हम उस दो अवयव के बारे में जानेंगे जिसके कारण ऐसा होता है। वे दो अवयव हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक हैं जो पौधों की बड़ी परिवहन प्रणाली को बनाते हैं। पेड़ तथा अन्य संवहनी पादपों में ऊपर तथा नीचे दो भाग होते हैं। शीर्ष पर तने, शाखाएं, पत्ते या कांटे होते हैं। नीचे जड़ें होती हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक को दूसरे की आवश्यकता होती है। जड़ें पौधे को स्थिर रखती है तथा मिट्टी से नमी और पोषक तत्वों को प्रदान करती है। शीर्ष भाग सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का संचालन करता है तथा पौधे के प्रजनन में सहायता करता है। आपको दो हिस्सों को जोड़ना है जहां जाइलम और फ्लोएम आते हैं। एक पादप का जाइलम ट्यूब और परिवहन कोशिकाओं का ऐसा तंत्र है जो पानी और घुलित खनिजों को प्रसारित करता है। एक पौधे के रूप में आपके पास पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ें होती हैं। अगर आपकी पत्तियों को पानी की जरूरत है और वे जमीन से 100 फीट ऊपर हैं, तो जाइलम को क्रिया में लगाने का समय आ गया है। जाइलम उन वाहिनियों का बना होता है जो पानी को अधिकतम गति से चारों ओर ले जाने के लिए अंत तक जुड़े होते हैं। जब कोई पुराने पेड़ को काटता है तो इससे पेड़ों के वलय दिखाई देते हैं। ये वलय पुराने जाइलम ऊतक के अवशेष होते हैं, जहां प्रत्येक वलय का अर्थ है पेड़ प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया था। फ्लोएम कोशिकाएं पूरे पौधे में छोरों तक फैली होती हैं, जिससे पौधे द्वारा निर्मित शर्करा तथा अन्य अणु का परिवहन होता है। फ्लोएम हमेशा जीवित रहता है। जाइलम ऊतक 1 वर्ष के बाद मर जाता है।
और फिर एक नया जन्म लेता है। फ्लोएम के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक पेड़ से निकलने वाले रस के बारे में सोचें। पेड़ रस लाता है जो आमतौर पर फ्लोएम से आता है।